जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। आज के जो क्वेश्चन सेशन हमारा होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट ओबीजी के क्वेश्चन्स पे होने वाला है, जो कि एनक्लेक्स बेस्ड होने वाले हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन्स होंगे आज के, लेकिन बहुत अच्छे होंगे, जो कि हर बार एग्ज़ाम्स के अंदर आपको क्राइटेरिया एक प्रोवाइड करवाते हैं और हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में आपसे आज डील करूँगा। आगे बढ़ समझ में, तो आप बने रहिएगा कि इस वीडियो के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हमारा जो आज का वीडियो है, उसको शुरू करते हैं। चलिए। if your path is more difficult if your path is more difficult it's because you are calling higher। आगे बात समझ में, इसका मतलब है कि अगर आपके रास्तों के अंदर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपको अपने रास्ते के अंदर अपनी लगन के अंदर अपनी मेहनत के अंदर आपको नींद खोनी पड़ रही है, अपना भूख खोना पड़ रहा है, अपनी प्यास खोनी पड़ रही है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपको हायर पोस्ट के लिए भगवान ने कॉल किया है। आई बात समझ में कि आपको हायर पोस्ट के लिए चुना गया है। कि तभी क्या होता है कि हर चीज एक महीने के अंदर फिक्स है। हर चीज एक महीने के अंदर फिक्स है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ कि सर 1 लीटर की हमारी पानी की बोतल है। 1 लीटर की सर हमारी पानी की बॉटल है। अगर इसके अंदर आपको पूरा इसको फिल करना है तो कम से कम 1 लीटर पानी आपको भरना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपकी नॉर्सेट की एग्जाम है। ऐसे ही आपकी एक नॉर्सेट की एग्जाम है। ऐसे ही आईएएस की एग्जाम है। ऐसे ही यूपीएससी का एग्जाम होता है। कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर मेहनत की जरूरत होती है। आगे बात समझ में, आप सोचते हो कि मैं सीएचओ के लायक मेहनत करके नॉर्सेट की एग्जाम क्रैक कर लूं। ऐसा नहीं होता। हर एक एग्जाम, हर एक चीज अपना टाइम मांगती है, हर एक प्रॉपर मांगती है, अपनी मेहनत मांगती है। आगे बात समझ में, ऐसा तो नहीं है कि आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, आप एक आरएएस की तैयारी से आप आईएएस क्रैक कर लोगे। ऐसा भी नहीं होता है। तो एक हर चीज चुनी गई है, हर चीज को बनाया गया है, वो पर्टिकुलर एक उस चीज के लिए बनाया गया है कि जितनी उसकी मेहनत है, जितना उसको आपको टाइम देना चाहिए, उतना वो मांगती है। अगर आप उतना टाइम उसको नहीं देते हो तो वो चीज़ आपको हासिल नहीं होगी कभी भी। आगे बस में तो आपको उसी बेसिस पे बढ़ना है, उसी मेहनत को आपको लगातार उसके अंदर बना रहना है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, अपनी जॉब मिल जाए। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है और बहुत ही रिलैक्स माइंड से इस क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर ट्रिक होगी, ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा कैसे-कैसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे-कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे बात समझ में? ये नॉट ए क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन को नहीं देखना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है। आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि इसको कॉन्सेप्ट के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में उठ के आता है, तो कैसे हम इसको जज कर सकते हैं, कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं। आगे बात समझ में, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आगे बात समझ में, चलिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द नर्स इज़ मॉनिटरिंग ए क्लाइंट। एक नर्स है जो कि मॉनिटरिंग कर रही है अपने क्लाइंट की। इमीडिएट किसकी चीज़ की बच्चों? कि सर इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड, पोस्टपार्टम जो पीरियड होता है वो क्या होता है? कि सर जस्ट डिलीवरी के बाद का पीरियड को हम बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड। फॉर द साइंस ऑफ हेमरेज, हेमरेज के साइंस के लिए, ब्लीडिंग के साइंस के लिए। एंड विच साइन इफ नोटेड, अगर वो नोट करती है तो वुड बी द एन अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। क्वेश्चन लास्ट की एग्जाम के अंदर लास्ट की लाइन के अंदर पूछा गया है कि क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस का क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्ली साइन क्या होगा जब भी ब्लड लॉस होता है। तो क्वेश्चन बस ये पूछा गया है। आगे बात समझ में, आप क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। कि क्वेश्चन ने सिर्फ अर्ली साइन के बारे में पूछा गया है, आप सब चीज को भूल जाओ। अगर ब्लड लॉस होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है अर्ली साइन? क्या आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर और क्या इंक्रीज द पल्स रेट 88 से देके 200 आपको 202 102 मिल सकती है। कि आपको ब्लड प्रेशर जो है वो 130 बाई मतलब कि कम हो सकता है। भाई ब्लड लॉस होगा तो कम भी होगा, जाहिर सी बात है। कि एन इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट फ्रॉम द 18 टू 22 उसकी जैसे पहले सपोज दैट 18-20 पर मिनट चल रही थी और उसकी अब कितनी हो गई है कि सिर्फ 22 हो गई हैं। कि ये चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है? कौन सा जो पॉइंट है वो करेक्ट होने वाला है? क्या इसका मतलब है? क्या उसका मतलब समझना है आपको? देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि सर पोस्टपार्टम पीरियड के बारे में पूछा गया है। मैं आपको बताता हूँ। 3 तरह के पीरियड्स होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ, देखो। एक होता है पेरी या प्री पार्टम
पीरियड, एक होता है प्री पार्टम पीरियड, एक होता है इंट्रा पार्टम पीरियड और एक होता है पोस्ट पार्टम पीरियड। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हो तो प्लीज डिक्टेट कर लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरा किसी ने पोस्टमार्टम के ऊपर लेक्चर नहीं लिया है ओबीजी का तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बात समझ में, तो सर प्री पार्टम पेरी पार्टम क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल से वर्ड की बात करूं तो डिलीवरी से जो पहले का पीरियड होता है और कहाँ से कहाँ तक सर 28 वीक से लेके 28 वीक से लेके 37 वीक्स तक का जो पीरियड होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, ये कौन सा होता है? कि सर प्री पार्टम पीरियड होता है। कि सर कौन सा होता है? कि सर प्री पार्टम या पेरी पार्टम पीरियड होता है। बहुत बढ़िया। और इंट्रा पार्टम क्या होता है? कि सर ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस के अंदर, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कि सर क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर उसको कहते हैं इंट्रा पार्टम पीरियड, उसको कहते हैं इंट्रा पार्टम पीरियड। और जस्ट आफ्टर डिलीवरी, कि सर जस्ट आफ्टर डिलीवरी टू 6 मंथ्स, टू 6 मंथ तक का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं पोस्ट पार्टम पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 3 तरह के पीरियड मैंने आपको बताए हैं कि सर पेरी पार्टम होता है, इंट्रा पार्टम होता है, पोस्ट पार्टम होता है। प्री पार्टम या पेरी पार्टम का मतलब होता है कि 28 वीक से 37 वीक तक का जो समय होता है प्री पार्टम के अंदर इंक्लूड होता है। अगर इसके दौरान कोई ब्लीडिंग होती है, अगर इसके दौरान कोई ब्लीडिंग होती है वुमेन को, तो उसको उसको बोलते हैं प्री पार्टम हेमरेज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर उसको कहते हैं प्री पार्टम हेमरेज। अगर इसके दौरान कोई ब्लीडिंग होती है, अगर कोई इंट्रा पार्टम के दौरान ब्लीडिंग होती है तो उसको बोलते हैं इंट्रा पार्टम हेमरेज। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ समझना है, आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे टीचर से आपको पढ़ने की देर है बस। आगे असल में इतनी सिंपल चीजें हैं, इतना सिंपल क्राइटेरिया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना इजी वे में, ओबीसी को इतना इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाके देखें तो सही एक बार, आपको 100% वो चीजें समझ में आएगी। आगे बात समझ में, तो इसको बोलते हैं इंट्रा पार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम का मतलब क्या है? कि सर पोस्टमार्टम का अगर इसके अंदर कोई ब्लीडिंग होती है, अगर कोई डिलीवरी के बाद बच्चा हमारा निकल चुका है, बच्चा निकल चुका है, फीटस निकल चुका है और प्लेसेंटा बाहर आ चुका है, लेबर की जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है, और क्या देखने को मिलता है आपको? कि सर उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, 6 महीने तक की ब्लीडिंग को हम काउंट करते हैं किसके अंदर? हमारे पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि सर पोस्टमार्टम हेमरेज। जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि सर उसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सर वुड द एक्सेसिव ब्लड लॉस का साइन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज आपको सिंपल भाषा में समझना है। अगर किसी भी व्यक्ति को, प्रेग्नेंट वुमेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका ब्लड लॉस होता है, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। देखो, एक नॉर्मल, एक तो है नॉर्मल व्यक्ति, एक है अबनॉर्मल व्यक्ति। ठीक है, एक है नॉर्मल व्यक्ति और एक है अबनॉर्मल व्यक्ति। अब नॉर्मल व्यक्ति के अंदर कितना खून है बच्चों? कि सर 6 लीटर है, 6 लीटर है। ठीक है, 6 लीटर होता है, आप सभी को पता है। अब 6 लीटर है तो इसका जो हम कह सकते हैं कि जो इसकी पल्स रेट है वो एक नॉर्मल 72 टू 80 बीट पर मिनट धड़क रही है। धड़क रही है, नहीं धड़क रही? बिल्कुल धड़क रही है। कि सर इसी व्यक्ति का क्या होता है? कि सर इसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है किसी भी कारणवश, या पीपीएच होता है, हम कह सकते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है। एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगी सर? ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस होने के बाद उसके अंदर 4 लीटर ही खून रह जाता है। 2 लीटर जो खून है उसका बह जाता है एक्सीडेंट के अंदर। अब भैया 4 लीटर जब धड़के, 4 लीटर हमारे पास जब ब्लड होगा, तो क्या ब्लड, क्या हमारा जो हार्ट है वो क्या 72 टू 80 बीट पर मिनट करेगा? क्या इतना ही बीट करेगा क्या? कि सर बिल्कुल नहीं करेगा। अगर इतना ही बीट करता है तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है, ब्लड की जो डिमांड है, हमारे ऑर्गन्स तक, हमारे टिश्यूज तक नहीं हो पाएगी। अगर इतना ही बीट करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर एक कंपनसेशन मैकेनिज्म चलता रहता है। अगर जैसे ही ब्लड कम होगा तो अपनी पंप क्या कर देगा? पंप की स्पीड बढ़ा देगा। कौन? हार्ट अपनी पंप की स्पीड बढ़ा देगा। और जब पंप की स्पीड बढ़ती है तो क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर हमारी जो हार्ट रेट होती है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज होती है उसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया।
उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि सर उसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। आपको अगर देखने को मिलती थी 72, तो आपको कहाँ देखने को मिलेगी कि सर 90 देखने को मिलेगी, या 100 आपको देखने को मिल सकती है, या उससे भी अबव आपको देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कितना ब्लड लॉस हुआ है। आगे बात समझ में? मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाया है कि अगर आपका जो ब्लड, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हो गया है, 4 लीटर उसके अंदर खून रह चुका है, 2 लीटर उसके अंदर जो है वो बह चुका है। अब उसका क्या करेगा, उसको कंपनसेट करने के लिए भाई सारे टिश्यूज़ को पहुँचाना है। अगर 1-2 मिनट तक भी अगर टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो डेड हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको ज़िंदा रखना है, तो क्या करेगा, पंप, हमारा हार्ट का काम होता है तेज़ी से पंप करना, और जब वो तेज़ी से पंप करेगा तो डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? तो उससे आपको क्या साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं इनिशियली? इनिशियली आपको ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, और जितनी भी कंडीशंस होती हैं, फीवर आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, या ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, वो बाद की चीज़ें होती हैं। वो आपको इनिशियली नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अगर ब्लड लॉस देखने को मिलता है कहीं भी, तो उसका अगर अर्ली साइन की बात करें तो सबसे पहला अर्ली साइन होता है ट्रैकीकार्डिया। आगे बात समझ में? ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है कि 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाना, उसको कहते हैं ट्रैकीकार्डिया। आगे बात समझ में? और 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना क्या कहलाता है बच्चों? उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। ये आप सभी को पता होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको लिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आपके जो आप जो हो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो बच्चों। आगे बात समझ में? तो अपने आप को बिल्ड करो, अपनी बेसिक चीज़ों को पढ़ो, अपने आप को मजबूत करो कि बेसिक क्वेश्चन आ गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको फाड़ के रख देंगे। आगे बात समझ में? तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उसी जुनून से आपको पढ़ाई करनी है। आगे बात समझ में? चलिए। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड लॉस होता है तो इनिशियली साइन आपको देखने को मिलता है ट्रैकीकार्डिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ट्रैकीकार्डिया को जज करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है मेरे प्यारे लाल-लालियों? किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैकीकार्डिया को ही देखना है। आ गई मेरी बात समझ में? कि सर एन इंक्रीज द पल्स रेट फ्रॉम 88 टू, भैया सपोज दैट किसी व्यक्ति की आया था 28 चल रही थी, उसके बाद ब्लड लॉस हुआ तो उसकी 102 हो गई। सिंपल सी बात है, आपने अगर हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर भर्ती हूँ। मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ बच्चों। तो वहाँ पे इतने सारे केसेज़ देखने को मिलते हैं, इतने सारे केसेज़ देखने को मिलते हैं कि मतलब ऐसी आदत हो गई है चीज़ों को देखने की कि बस इसका अगर ट्रैकीकार्डिया हो रखा है तो 2 ही कंडीशन से हो सकता है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्रैकीकार्डिया जनरली आपको 2 कंडीशंस देखने को मिलेगी, मैं आपको बताता हूँ देखो। टैकीकार्डिया अगर किसी पेशेंट का होता है ना, तो आपको सपोज दैट किसी पेशेंट को आप कहीं भी एम्स के अंदर ईएसआईसी के अंदर, डीएसएसपी के अंदर पोस्टेड हो, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप पोस्टेड हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर। अगर पेशेंट का टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है, तो आपको 2 चीज़ें देखनी है हमेशा। 2 चीज़ें आपको देखनी है, या तो पेशेंट को फीवर होगा, या तो पेशेंट को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फीवर होगा, या फिर उसका ब्लड लॉस होगा। क्या होगा? या फिर उसका ब्लड लॉस होगा। अगर आपने उसका सपोज दैट एबीजी करवाया, आर्टियल ब्लड गैस करवाया, हीमोग्लोबिन आपने देखा उसके अंदर की हीमोग्लोबिन तो बराबर है कि सर 13 आ रहा है, कि सर 13 पॉइंट आ रहा है, 13.4 आ रहा है, कि ठीक है सर इसका ब्लड लॉस तो नहीं हुआ। अब फीवर की बात करते हैं कि सर उसका टेम्परेचर हम देखेंगे तो आपको फीवर 100% देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? अगर कितना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर कितना बढ़ता है। अगर आपका अगर आपकी 5 बीट पर मिनट आपका इंक्रीज होता है ट्रैकीकार्डिया, अगर पल्स रेट आपकी, जो पल्स रेट है अगर 5 बीट पर मिनट बढ़ती है, 5 बीट अगर पर मिनट बढ़ रही है, तो इसका मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि सर अगर 5 बीट पर मिनट बढ़ती है किसी पेशेंट की, सपोज दैट किसी पेशेंट की 80 हार्ट रेट चलती है नॉर्मल, अगर उसकी 85 होती है तो उसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है? अगर किसी पेशेंट की 80 चलती है, उसकी 90 हो गई है, तो उसको क्या हो गया है? अगर 10 बीट पर मिनट बढ़ती है पल्स रेट, तो हमें क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर 1 डिग्री सेल्सियस इसका इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि सर 1 डिग्री सेल्सियस इसका इंक्रीज हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बता रखी हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच। आगे बात में चलो, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है?
एकदम ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है लगातार। आगे बस क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ सेल्फ केयर इंस्ट्रक्शन। एक लिस्ट बना रही है, एक नर्स जो है, एक नर्सिंग ऑफिसर जो है, वो क्या कर रहा है? एक लिस्ट को प्रिपेयर कर रहा है, एक लिस्ट बना रहा है, किसके लिए? कि सर सेल्फ केयर इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है? सेल्फ केयर का मतलब खुद की इंस्ट्रक्शन के लिए बना रहा है कि पेशेंट को उसको देनी है। फॉर ए पोस्टपार्टम क्लाइंट, मतलब कि पोस्टपार्टम एक फीमेल है जिसके लिए एक लिस्ट बना रहा है एक नर्सिंग ऑफिसर, एंड हु वाज डायग्नोस्ड विद द मैस्टाइटिस। कि भैया मैस्टाइटिस का मतलब क्या है? कि एक फीमेल है जो जिसको क्या हुआ है? मैस्टाइटिस हुआ है। उसको अब छुट्टी कर रहे हैं, और छुट्टी करने के बाद आपको क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस उस फीमेल को देने हैं। व्हिच इंस्ट्रक्शन वुड बी इंक्लूड ऑन द लिस्ट? कौन-कौन से इंस्ट्रक्शन जो हैं, कौन-कौन सी जो बातें हैं आप उस लिस्ट के अंदर इंक्लूड करोगे? क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर किसी बच्चे को मैस्टाइटिस का मतलब नहीं पता है तो वो आंसर नहीं कर सकता। देखो मैस्टाइटिस का मतलब होता है, आइटिस जिस भी वर्ड के पीछे लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो पहले तो इन्फ्लामेशन की बात करते हैं कि सर क्या हो गया? कि सर इन्फ्लामेशन। अब मैस्टाइटिस जो वर्ड होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं? कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। कि सर ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? मैस्टाइटिस कहलाता है। अब जब भी मैस्टाइटिस होता है तो कौन-कौन से इंस्ट्रक्शंस हमें पेशेंट को देने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। बताएँगे फटाफट से। देखो मैस्टाइटिस होगा तो इन्फ्लामेशन मतलब सूजा हुआ ब्रेस्ट आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ब्रेस्ट आपको देखने को मिलता है। इमेज है मेरे पास, मैं आपके लिए इमेज लेके आया हूँ, देखो। कुछ आपको इस तरह का क्या देखने को मिलता है? ब्रेस्ट की साइज़ आपको देखने को मिलती है, एक उभरा हुआ आपको देखने को मिलता है, रेडनेस आपको देखने को मिल जाती है। रेडनेस जो है इसका आपको देखने को मिल रही है। निप्पल जो है वो भी आपको एकदम रेड देखने को मिलती है। इस कंडीशंस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है, एंगॉर्जमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? हेवी आपको फ़ील होता है। आगे बात में तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको मैस्टाइटिस के बारे में बताता हूँ। देखो समझना ध्यान से। मैस्टाइटिस वर्ड का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया कि सर इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द हमारा ब्रेस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या गया कि सर मैस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट एंड चेस्ट एंड रिजल्ट ऑफ द ब्लॉक्ड डक्ट इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन या तो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। देखो, अब हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये ब्रेस्ट है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो है वो ब्रेस्ट है, ये निप्पल है ब्रेस्ट की। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। यहाँ पे डक्ट आती हैं। यहाँ पे बहुत सारी डक्ट आके क्या करती हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, मिल्क को जो हम कह सकते हैं कि मिल्क का प्रोडक्शन करने वाली डक्ट्स यहाँ पे क्या करती हैं, रिलीज़ होती हैं। इससे कनेक्ट होती हैं निप्पल से, और जब निप्पल से कनेक्ट होती है तो बाहर निकालने का काम करती है। अगर सपोज़ दैट यहाँ पे कोई इन्फेक्शन के कारण कोई ब्लॉकेज हो गया डक्ट्स के अंदर, अब इन डक्ट्स के अंदर ब्लॉकेज हो गया तो आगे नहीं जा पाएगा जो हमारा मिल्क है, जो हमारे सिक्रेशंस हैं वो आगे नहीं जा पाएँगे। अब जब नहीं जा पाएँगे तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा? एनलार्ज देखने को मिलेगा। यहीं पे उसकी बात करी गई, रिजल्ट ऑफ द ब्लॉक्ड डक्ट। मैस्टाइटिस अकर द प्राइमरी इन द ब्रेस्ट फीडिंग चेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को, इस बात का ध्यान रखना। एंड 2 टू 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद आपको देखने को मिलता है 2 टू 3 वीक्स के व्हाट मे अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लैक्टेशन। मतलब जनरली की बात करें तो 2 से 3 वीक के बाद आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात, आपको असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा कि सर लोकलाइज़्ड हीट एंड स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जो आपसे कंप्लेन करेगी, आपको जो ऑब्जर्व करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी एट ए साइट पे। एट एक ब्रेस्ट पे अगर मैस्टाइटिस का एक बंदा है, आपके पास कोई फीमेल आती है, तो आपको क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है, उसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। आप देखोगे तो आपको लोकलाइज़ हीट, वहाँ पे आपको गरम महसूस होगा, हीट महसूस होगी, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, पेन होगा, टेंडर होगा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर, एलिवेटेड टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, एंड कंप्लेन्स द फ्लू लाइक सिम्पटम्स, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे बुखार आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, फ्लू लाइक जितने भी फ्लू लाइक्स नोज़िया, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे बात सुन में, अब यहाँ पे मेन बात पूछी गई है इंटरवेंशंस हम क्या करेंगे, किस-किस चीज़ के बारे में हमें अब देखना है। इंटरवेंशंस जो होता है वो नर्सिंग इंटरवेंशन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे प्रोफेशन के अंदर। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, पढ़ना है और समझना है। देखो
इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट गुड हैंड वॉशिंग। आपको क्या करना है, अपने हाइजीन को मेंटेन रखना है। सबसे पहली बात कभी भी इन्फ्लामेशन होता है किसी भी फीमेल को, तो आपको बताना है कि सर आपको अपना जो हाइजीन है वो एकदम मेंटेन रखना है, अपने हाथ रेगुलरली धोने हैं, एंड आपको ब्रेस्ट को हाइजीन टेक्निक्स के अंदर क्या करना है, उसको भी वॉश करना है। प्रमोट द कंफर्ट। आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि आपने एकदम टाइट क्लोथिंग पहन ली, आपने एकदम प्रमोट कंफर्ट, कंफर्ट को आपको प्रमोट करना है, आपको रेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अप्लाई द हीट ऑन द साइड। अगर आपको प्रिस्क्राइब करी गई है डॉक्टर ने, तो आपको हीट वहाँ पे लगानी है। आपको क्या करना है, जो आपके हम कह सकते हैं हीट वैक्स होते हैं, उनको आपको लगाना है। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे करी गई है, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट द फ्लूइड इनटेक शुड बी द। कितना होना चाहिए आपको फ्लूइड इनटेक करना है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है, जब भी इन्फेक्शन बढ़ता है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि आपको आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको क्या करना है, फ्लूइड चढ़ाना है। जब भी आप पेशेंट के पास जाते हो, आपने जनरली अपने चीज़ों में देखा होगा कि जब भी आपको आस-पास बुखार आता है, आपके आस-पड़ोस वालों को बुखार आता है, तो क्या करता है, जाते ही डॉक्टर एक फ्लूइड लगा देता है कि सर आरएल लगा दिया। उसको क्या लगा दिया कि सर आरएल लगा दिया। लगाते या नहीं लगाते कि सर आरएल, डीएनएस सबको आपने लगा दिया है। उस कंडीशन क्यों लगाते हैं, उसका पर्पस क्या है? देखो, फ्लूइड चढ़ाने का कोई पर्पस नहीं होता है। फ्लूइड से क्या हो जाएगा? फ्लूइड से क्या हो जाएगा मुझे बताओ? फ्लूइड से आपका क्या होगा बच्चों? यूरिन आउटपुट इंक्रीज़ होगा। फ्लूइड आप जब भी पेशेंट को देते हो, उसका यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, और जब भी आपका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, तो क्या देखने को मिलेगा? जो बैक्टीरिया होता है वो फ्लश आउट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कहीं न कहीं इस चीज़ का पर्पस होता है। आगे बात समझ में? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और क्या करना है कि मेंटेन द लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, चेस्ट फीडिंग आपको प्रेजेंट करनी है, कि आपको क्या करना है, अपने बेबी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करवाना है, लैक्टेशन करवाना है। ठीक है। एनकरेज द मैनुअल कंप्रेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द यूज ऑफ द ब्रेस्ट एंड चेस्ट पंप एवरी 3 to 4 आवर्स। आपको क्या करना है, मैनुअली उनको प्रेस करना है, जिससे जो ब्लॉकेज होता है वो खुल जाता है। आगे बात समझ में, कि आपको मैनुअली उसको प्रेस करना होता है, कि एनकरेज द क्लाइंट फॉर द सपोर्टिव ब्रेस्ट एंड चेस्ट बाय द बियरिंग द सपोर्टिव ब्रा। आप सपोर्टिव ब्रास पहन सकते हो, जिससे क्या हो सकता है कि बच्चों जो एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है वो फील नहीं होता है। आगे बात समझ में। अवॉइड द बियरिंग द अन अंडरवायर ब्रा एंड आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है, एंड अवॉइड द कंटिन्यूअस। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द ब्रेस्ट। आपको इस चीज को बिल्कुल नहीं करना है कि कंटिन्यूअस उस पर प्रेशर पड़ रहा है। कंटिन्यूअस प्रेशर उस जो मेस्टाडिस वाला ब्रेस्ट होता है उस पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आगे बात में कंटिन्यूअस प्रेशर नहीं पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्टिव ब्रेस्ट का यूज करना है, अंडरवायर ब्रेस्ट का यूज नहीं करना है। एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक्स। अगर प्रिस्क्राइब आपको डॉक्टर ने करी है, एज अगर प्रिस्क्राइब, अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको ये चीजें लेनी है, दर्द की दवाई लेनी है, एंटीबायोटिक्स लेनी है, तो आपको क्या करना है, उसका यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। आगे बात में आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ाया है। अब मुझे आपका इसका आंसर मुझे चाहिए कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर बहुत ईज़ी होगा, बताएँगे फटाफट से। देखो, जब भी हम किसी मास्टाइटिस वाले पेशेंट को सलाह देते हैं, तो किन-किन चीज़ों की देते हैं? सबसे पहली बात, हमने देखा कि सर वियर ए सपोर्टिव ब्रा। आप सपोर्टिव ब्रा को कह सकते हो कि सपोर्टिव ब्रा पे आपको पहननी है। कि और क्या कह रहा है कि रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज़। आपको बिल्कुल एक्यूट कम्फर्ट फ़ील करना है, एक्यूट फेज़ के अंदर आपको रेस्ट करना है। मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल करना है। आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड को, आपको फ्लूइड इंटेक को मेंटेन करना होता है। 3000 एमएल पर डे आपको क्या करना होता है, उसको फ्लूइड को इंटेक करना होता है। जिससे क्या हो सकता है कि बैक्टीरियल जो है वो फ्लश आउट हो जाए। आगे बात समझ में। टू टेक द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स अनलेस द सोर थ्रोट। ऐसा नहीं करना है कि ये नहीं, वेट नहीं करना है कि सोर थ्रोट होंगे तभी मैं लूंगी। सोरनेस का मतलब होता है वहां पे ऐसे धब्बे टाइप बन जाना, वहां पे घाव बन जाना, वहाँ पे घाव बन जाना। जैसे बेड सोर होता है ना, वैसे ही सोरनेस होती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब तक मैं एंटीबायोटिक्स नहीं लूँगी जब तक मुझे घाव नहीं होता, वो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो आपको लेनी ही पड़ेगी। आगे बात समझ में? अगर आप नहीं लोगे तो आपको सौर हो सकते हैं। आगे बात समझ में? मतलब आपको डिजीज़ कंडीशन का पैदा होने का वेट क्यों करना है? आपको सोर होने का वेट क्यों करना है? आप पहले ही ले लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंटिन्यू कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीड एंड चेस्ट फीड ऑन द ब्रेस्ट चेस्ट एंड नॉट टू सोर। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके ब्रेस्ट पे कोई सोर नहीं है, अगर आपके ब्रेस्ट पे कोई सोर नहीं है तो आपको ब्रेस्ट फीड करवानी है। अगर सोर प्रेजेंट है तो आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी है। अगर आप सोर प्रेजेंट होते हुए ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो आपके बच्चे को भी क्या चांसेस होते हैं बच्चों? क्या चांसेस होते हैं? इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और क्या कह रहा है कि सर अवॉइड द डीकम्प्रेशन
अवॉइड द डीकम्प्रेशन, डीकम्प्रेशन को अवॉइड नहीं करना है, आपको तो कंप्रेस करना है, डीकम्प्रेस नहीं करना है। डीकम्प्रेस का मतलब होता है कंप्रेस नहीं करना, ठीक है? आपको तो उल्टा कंप्रेस करने की कोशिश करनी है। आपको तो क्या करना है, उल्टा कंप्रेस करना है इस चीज़ को, कि आपका जो मिल्क है, आपका जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। आगे बात समझ में? तो इस चीज़ को भी हमें नहीं करना है। तो हमने देखा कि आपको सपोर्टिव ब्रास का यूज़ करना है, आपको रेस्ट करना है एक्यूट फेज़ के अंदर, पानी ज़्यादा पीना है, आपको मैनुअली उसको कंप्रेस करना होता है। अगर आपको ब्रेस्ट सोर है, आपको सोर आपको देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है बच्चों? बिल्कुल उसको क्या करना है, उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी है। अगर सोर नहीं है तो आप करवा सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? द नर्स इज प्रोवाइडिंग द इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मेजर टू प्रिवेंट द पोस्टपार्टम मेस्टाइटिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है जो प्रोवाइड कर रही है, इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर रही है अबाउट द मेजर्स ऑफ द प्रिवेंट पोस्टपार्टम मेस्टाइटिस। प्रिवेंट पोस्टपार्टम मेस्टाइटिस टू द क्लाइंट एंड हु इज द ब्रेस्ट फीडिंग एंड चेस्ट फीडिंग न्यूबॉर्न। एक बच्चे को अपने क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है। एंड विच क्लाइंट स्टेटमेंट वुड इंडिकेट द नीड ऑफ द फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ऐसा कौन सा क्लाइंट इस चीज को बोलेगा कि उसको वापस समझाने की जरूरत पड़ेगी? आगे बात समझ में? आप किसी पेशेंट को समझा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो अबाउट द मेजर्स ऑफ प्रिवेंट द पोस्टपार्टम मेस्टाइटिस, कि पोस्टपार्टम के बाद डिलीवरी हो चुकी है एक महिला की, उसको आपको घर भेजना है, उसको आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि मैस्टाइटिस को प्रिवेंट आपको ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है? वो ऐसा कोई क्वेश्चन करेगी कि जिससे आपको वापस समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो आपको उस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। मैस्टाइटिस के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया है, क्वेश्चन को बताना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। बताएँगे, देखो, आई नीड द बेस्ट फीड्स चेस्ट फीड्स एवरी 2 आवर्स। आप बिल्कुल करवा सकते हो, ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा कहेगी तो आपको जरूरत नहीं है बताने की। आई नीड टू चेंज द ब्रेस्ट एंड चेस्ट द पेट्स फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हाइजीन का आपको मेंटेन रखना है। हाइजीन आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बेस्ट पेड एक लगा रखा है, दिन भर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। फ्रीक्वेंटली आपको चेंज करने हैं। जो सिक्रेशंस होते हैं वहाँ पे मौजूद नहीं रहने चाहिए। आगे बात समझे? आई नीड द वॉश माई हैंड्स वेल डन वेल बिफोर द ब्रेस्ट फीडिंग। चेस्ट फीडिंग, आपको जब भी चेस्ट फीडिंग करवानी है, आपको जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करना है, अपने हैंड वॉश करने हैं। आई नीड टू वॉश माय निप्पल्स डेली विद सोप एंड वाटर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सोप एंड वाटर से आपको बिल्कुल भी अपने जो निप्पल्स हैं, ब्रेस्ट के जो निप्पल्स हैं, उनको नहीं करना है। टू प्रिवेंट द ड्राई, या ऐसा आप करते हो तो ड्राइनेस आपको देखने को मिलती है। आपको ड्राइनेस देखने को मिलती है, और ड्राइनेस जब भी होती है तो क्या होता है वहां पे बच्चों? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको सिर्फ यही चीज़ें कर रही हैं बच्चों कि आपको सोप एंड वाटर से नहीं धोना है। आगे बात समझ में? चलिए, मेटाइसिस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द पोस्टपार्टम नर्स इज असेसिंग द क्लाइंट एंड हु इज डिलीवर्ड द हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी, हेल्दी इन्फेंट। एक पोस्टपार्टम महिला है, एक पोस्टपार्टम क्या है, नर्स है जो असिस्ट कर रही है क्लाइंट को। डिलीवर उसने किया है, एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है बाय द सिजेरियन सेक्शन। कट लगा के उसका कितना ब्लड लॉस होता है, मुझे आप बताएंगे यहाँ से। सिजेरियन सेक्शन के अंदर कितना ब्लड लॉस होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? तो आपको बताना है सर 1 लीटर के अराउंड हो जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कितना होता है, तो आपको बताना है कि सर 500 ml हो जाता है। नॉट ए बिग डील, आपको पता होगा ये चीज। फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द सुपीरियर फिलियस वेनस थ्रोम्बोसिस। वीनस थ्रोम्बोसिस का क्वेश्चन है कि अगर किसी पेशेंट को वीनस थ्रोम्बोसिस बन चुका है, तो विच साइन वुड बी द नर्स नोट द सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस। सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस का नॉर्मल, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्ली साइन क्या होगा? बताएंगे फटाफट से, कौन सा अर्ली साइन प्रेजेंट होता है? यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन की लीला अलग होती है, स्टार्टिंग होता है तब, और लास्ट होते होते उसकी अलग लीला हो जाती है। तो उस क्वेश्चन के आंसर को बताना है कि क्या आंसर इसका करेक्ट होने वाला है। जब भी आपको जब भी आपको क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको क्या देखने को मिलता है, कोई थ्रोम्बस आपको देखने को मिलता है, तो उसके अंदर कौन-कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। देखो, यहाँ पे मैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात करता हूँ, आपसे जनरली क्वेश्चंस की बात करूँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या है? देखो, थ्रोम्बस की बात यहाँ पे करी गई है। फ्लेबाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन। वेन क्या इन्फ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है? फ्लेबाइटिस कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है कि ए क्लॉट फॉर्म इन द वेसल्स वॉल। अगर वेसल की वॉल में एक क्लॉट फॉर्म होता है, ए रिजल्ट करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेसल्स वॉल। ये क्या करता है? अगर कोई क्लॉट बनता है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है? ए पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेसल्स कैन अकर। ये क्या करता है कि पार्शियल क्या कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है।
देखो, अगर ये हमारी नॉर्मल वेन है और ये हमारी इन्फ्लेम्ड वेन है, तो अब सपोज दैट ये हमारी इन्फ्लेम्ड वेन है, तो क्या कर दिया इसने, यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया नहीं करा, सर पार्शियल ब्लॉक कर दिया है, जितना उसको फ्लो जाना चाहिए उतना फ्लो वहां से नहीं जा पाएगा। इज इट मोस्ट कॉमनली अकर्स इन द लेग्स, एंड ये सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों की, सर लेग्स के अंदर देखने को मिलता है। कैन बी सुपरफिशियल, डीप एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज कंसर्न एंड इंक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द पोस्टमार्टम पीरियड एंड प्लेस इन द क्लाइंट एट रिस्क। अपनी रिस्क पे क्या होता है, प्लस क्लाइंट जो होता है अपनी रिस्क पे होता है। अर्ली एम्बुलेशन इन द पोस्ट प्री पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम पीरियड, अर्ली एम्बुलेशन आपको करना होता है जब भी पोस्टमार्टम पीरियड होता है। पोस्टमार्टम जब भी पीरियड होता है उसके अंदर आपको अर्ली एम्बुलेशन करना होता है। सिजेरियन सेक्शन इज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। आगे बात समझ में, तो आपको क्या करना है कि अर्ली एम्बुलेशन ऑफ द इन द पोस्टमार्टम पीरियड आफ्टर सिजेरियन सेक्शन इज प्रेजेंटिव मेजर। आपको बिल्कुल भी इस चीज को अवॉइड करना है कि अर्ली एम्बुलेशन आपको नहीं करना है, आपको चलना फिरना बिल्कुल नहीं है। जो हमारी क्या होते हैं कि पोस्टमार्टम पीरियड्स के अंदर आपको क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना है सिजेरियन सेक्शन के अंदर। तो उन चीज़ों को आपको क्या करना है, फोकस करना है। उन्हीं चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को बच सकते हो। इंटरवेंशंस की बात करते हैं। इंटरवेंशंस के अंदर सिंपल सिंपल सी भाषा में बात करते हैं। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट कैसा कैसा आपको देखने को मिलता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी आपको थ्रोम्बोफ्लेबिटिस होता है तो क्या देखने को मिलता है कि सर पैल्पेबल द थ्रोम्बस। तो आप थ्रोम्बस को पैल्पेट कर सकते हो। दैट फील द बम्पी इन हार्ट। कैसा देखने को मिलेगा आपको, एक बम्प जैसा देखने को मिलेगा और हार्ड देखने को मिलेगा। क्वेश्चन को समझना है ध्यान से। जब भी आप एक फ्लेबिटिस का या फिर हम कह सकते हैं एक वीनस थ्रोम्बोसिस का आप जब भी असेसमेंट करते हो तो आपको हार्ड देखने को मिलता है, बम्पी देखने को मिलता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टेंडरनेस एंड पेन आपको देखने को मिलता है। जो हमारी अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसके अंदर आपको पेन देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, लॉजिक है। वार्म एंड पिंकिश रेड कलर का वहां पे थ्रोम्बस एरिया हो जाएगा, मेलेस हो जाएगा, पेशेंट चिल्स एंड फीवर आएगा उसको। एंड डिमिनिश्ड पेरिफेरल एंड शाइनी, उसकी जो वाइट स्किन है वो एकदम चमकीली जैसी हो जाएगी। जब भी वहां पे सूजन देखने को मिलती है ना, रेड कलर की चमकीली आपको वो देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है। रेडनेस की वजह से वो क्या होता है, आपको हीट देखने को मिलती है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एंड पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग अफेक्टेड द एसिमिटी। सिंपल सिंपल सी भाषा है, सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, अगर आपको फ्लेबाइटिस होता है तो जब भी आप पैल्पेट करते हो तो आपको बम्पी एंड हार्ड देखने को मिलता है। और जितनी सारी चीजें हैं वो कॉमन है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हीं चीजों के अंदर देखना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें क्या-क्या चीजों को अपनाना चाहिए, इंटरवेंशंस को क्या-क्या देखना चाहिए। सिंपल सी बात मैं आपसे करता हूं कि स्पेसिफिक थेरेपीज मे बी डिपेंड अपॉन द लोकलाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बोसिस। असेसमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज एडिमा तो नहीं है। आपको असेसमेंट करना है, असेस करना है अपने पैरों को। लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है पैर। तो पैरों को आपको असेस करना है, कहीं एडिमा तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं टेंडरनेस तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं वेरिकोस वेन तो नहीं बन गई है हमारे पैर के अंदर। आपको क्या करना है, एलिवेट कर देना है। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आपको एलिवेशन करना होता है। एलिवेशन इज द बेस्ट टेक्निक्स एवर। तो हमने यहाँ पे बात करी है कि सर आपको क्या-क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आपको जब भी फ्लेबाइटिस होता है, थ्रोम्बोसिस होता है, वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसका जो कार्डिनल साइन हम कह सकते हैं, एक तो हार्डनेस देखने को मिलती है और बम्पी। बम्पी का मतलब होता है एनलार्जमेंट, आपको उभरा हुआ देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, तो देखो, अब पेनलेस एंड द काफ एरिया। काफ एरिया के अंदर पेनलेस नहीं देखने को मिले। काफ एरिया का मतलब क्या है कि आपके पैरों के अंदर जो काफ मसल्स पाई जाती हैं, आपकी जो पिंडी होती है ना, पिंडी होती है, एडी से ऊपर जो वाला लेरिया होता है, वहां पे काफ मसल्स पाई जाती हैं। आगे बात समझ में। कूलनेस ऑफ एरिया। अब जब कूलनेस आपको देखने को मिलता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर, या थ्रोम्बोसिस के अंदर, कभी भी आपको कूलनेस नहीं देखने को मिलती। कूलनेस जो कार्डिनल साइन होता है वो इनफिल्ट्रेशन का होता है। इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे ही आपने कोई आईवी कैनुला लगाया, जैसे ही आपने कोई आईवी कैनुला लगाया पेशेंट के, तो आपका आउट हो गया अंदर जाके वो आईवी कैनुला है जो आउट हो गया। और आउट होके उसके आसपास जो ब्लड है, आसपास जो उसकी टिश्यूज हैं, उसके अंदर जो आपका फ्लूइड है वो जमा हो रहा है। और जमा होने के कारण आपको जब देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे ठंडा देखने को मिलेगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो उस कंडीशन को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो इसका कार्डिनल साइन होता है, ध्यान रखना, कार्डिनल साइन। इसको पहचानने का एक ही तरीका है। अगर आपसे इन्फिल्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका एक पहचानने का एक ही तरीका है, आपको कूलनेस जरूर देखने को मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में, इस क्वेश्चन को नहीं भूलना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भैया, ये भी नहीं होगा कि एनलार्ज एंड हार्डनेस ऑफ वेन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी फ्लेवाइटिस आपको देखने को मिलता है तो रेडनेस देखने को मिलेगी और हार्डनेस आपको देखने को मिलेगी, एकदम कठोरपन आपको देखने को मिलेगा। पैल्पेबल द डॉर्सलेस पैडिस, इसको पैल्पेट करने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई मैंने आपको क्या बताया है? तो यहाँ तक की कहानी में किसी को डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए क्लाइंट इन ए पोस्टपार्टम यूनिट, एक क्लाइंट है हमारे पास, एक क्लाइंट इन अ पोस्टपार्टम यूनिट कंप्लेन ऑफ द सडन शार्प चेस्ट पेन। उसको क्या कह रहा है कि पोस्टपार्टम पीरियड आपके पास है और सडन शार्प चेस्ट पेन की काम कर रहा है एंड डिस्निया, उसको सांस लेने में डिफिकल्ट हो रही है। डिस्निया का मतलब होता है, डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है? उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है? द नर्स नोट द क्लाइंट इन द ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया हो रखा है एंड रेस्पिरेटरी रेट इज एलिवेटेड, उसकी रेस्पिरेटरी रेट और ट्रैकीकार्डिया उस पेशेंट को दोनों ही चीजें हो रखी हैं। द नर्स सस्पेक्ट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नर्स क्या कर रही है? एक नर्स जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सस्पेक्ट कर रही है कि इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब समझते हो? एम्बोलिज्म, पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या फंस चुका है? एक एम्बोलिज्म फंस चुका है। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है या फिर कोई और पार्टिकल हो सकता है, ठीक है? एंड विच वुड द इनिशियल एक्शन, क्या करेगी वो तुरंत? अगर ऐसा होता है तो वो तुरंत क्या करेगी? उसका आंसर बताएंगे। क्या कर सकती है बताओगे? नर्स क्या कर सकती है एक? अगर मैं आपसे बात करूं सिंपल भाषा के अंदर बात करें, अगर आपके साथ ऐसा होता है, आप एक एम्स के अंदर प्रेजेंट हो, ऐसा अगर कोई कंप्लेंट करती है तो क्या करोगे? इनिशिएट द इंट्रावीनस लाइन, आप तुरंत उसके अंदर क्या करोगे? इंट्रावीनस लाइन लगाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट क्या है, हमारा पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ है, क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अंदर सारे आंसर्स होते हैं। क्लाइंट इन द पोस्टपार्टम यूनिट, यूनिट के अंदर है, कंप्लेंट कर रहा है सडन चेस्ट पेन की, उसके अंदर आपको क्या करना है? तुरंत आप आईवी कैनोला लगा दोगे कि भैया यूनिट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर जरूर ना जरूर कोई आईवी लाइन होगी। असेस द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड प्रेशर असेस करोगे एंड प्रिपेयर द एडमिशन मॉर्फिन सल्फेट, आप मॉर्फिन सल्फेट को दे दोगे। मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है? पेन रिड्यूसर होता है, आपको पेन को देखना है। आप भैया जब भी मॉर्फिन देते हैं ना, मॉर्फिन के बारे में बताता हूँ मैं आपको अभी, रुकेंगे अभी। एडमिशन द ऑक्सीजन 8 to 10 लीटर्स पर मिनट एंड बाय द फेस मास्क, आपको एडमिशन क्या करना है? ऑक्सीजन को देना है पेशेंट को, बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है बताएंगे फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है? कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या क्या इंटरवेंशन जो हैं वो आपको करने होते हैं। अगर कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बंदा आपके पास आता है, उसके अंदर ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला देखो क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? चेस्ट पेन, एक तो चेस्ट पेन कह रहा है और दूसरा कह रहा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और जब भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों हो रही है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा सांस लेने में नहीं आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको रेस्पिरेशन देखने को मिले, आंख बंद करके प्रायोरिटी पे चले जाओ रेस्पिरेशन की पे, तो आपका जो डी आंसर है बच्चों वो करेक्ट होने वाला है। सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? फेस मास्क के थ्रू ऑक्सीजन मास्क पे लोगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन मास्क पे लेना है बच्चों। सबसे पहले आपको बच्चे को, आपको जो पेशेंट होता है, आपको ऑक्सीजन मास्क पे लेना है, उसकी जो डिफिकल्टी है उसको खत्म करना है। सबसे मेन प्रॉब्लम को आपने असेस किया, टैकीकार्डिया से पेशेंट नहीं मर सकता है। टैकीकार्डिया उतना ज्यादा नहीं होगा कि पेशेंट मर जाए, ठीक है? रेस्पिरेटरी रेट भी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि उस पेशेंट मर जाए, ठीक है? तो सारे काम छोड़ के आपको रेस्पिरेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहला काम तो आपको रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है नहीं करना है, आपको एयर वे को क्या करना है? क्लियर करना है। आगे बात समझ में? तो आपका जो आंसर है बच्चों क्या होगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मॉर्फिन सल्फेट की बात करते हैं। मॉर्फिन सल्फेट जब भी हम देते हैं, मॉर्फिन सल्फेट जब भी हम देते हैं तो MORPHIN इसकी स्पेलिंग होती है मॉर्फिन की, ठीक है? इसमें आर आता है तो हमें क्या करना होता है कि सर रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि ये क्या करवाता है? ब्रेडिपनिया करवाता है। ब्रेडिपनिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेट का कम हो जाना। नॉर्मल जो रेट होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 12 से 20 ब्रीद पर मिनट होती है नहीं होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर ये कम जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया, ये अगर ज़्यादा जाती है तो उसको बोलते हैं टैकिपनिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जब भी हम मॉर्फिन देते हैं किसी पेशेंट को तो हमें किस चीज़ को मॉनिटर करना चाहिए बच्चों? हमें हमारी रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना चाहिए ताकि पेशेंट ब्रेडिपनिया के अंदर नहीं चला जाए। आगे बात समझ में? ब्लड प्रेशर को असिस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आप असिस्ट करते रह जाओगे, आप आईवी लाइन लगाते रह जाओगे, लेकिन पेशेंट को डिफिकल्टी किस चीज़ की हो रही है?
कि साँस लेने में तकलीफ आ रही है, जब भी उसका सैचुरेशन कम होता है, देखो आप जब हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर काम करोगे ना, तो आपको इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी ना। मैं एक एमसीयू ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू के अंदर काम करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इतनी सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई है कि मतलब आँख बंद करके भी हम आंसर को क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बात समझ में? देखो यार, आपकी सिंपल सी बात है, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको साँस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका सैचुरेशन जो है, नॉर्मल जो सैचुरेशन होता है वो 92 टू 100% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो पेशेंट की इंट्यूबेशन की कगार आ जाती है। इंट्यूबेशन की पॉसिबिलिटी होती है। इंट्यूबेशन का मतलब समझते हो? इंट्यूबेशन का मतलब होता है वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है पेशेंट को। ईटी को लगाना या टीटी ट्यूब को लगाना इंट्यूबेशन कहलाता है। पता है आप सभी को? मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया है। मेरी इमेज बेस्ड क्वेश्चन की आप क्लास देखोगे, वहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है ईटी और टीटी के बारे में। ठीक है? तो दूसरी बात क्या करना है, आपको तुरंत इंट्यूबेशन करना होता है पेशेंट को। तो आपको तुरंत ही तुरंत आपको फेस मास्क को लेना होता है पेशेंट को। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ट्रैकीकार्डिया है, देखो, कहीं न कहीं चीज़ों को लीड करना होता है। कहीं न कहीं चीज़ों को लीड करना होता है, कैसे लीड करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, सपोज़ दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी के अंदर, पेशेंट का टैकीकार्डिया हो रखा है, ठीक है? रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रखी है, उसका चेस्ट पेन उसको हो रखा है, लेकिन उसको डिस्निया हो रखा है, ठीक है? आप सबसे पहले क्या चीज़ पे ध्यान दोगे? आप सबसे पहले क्या चीज़ पे ध्यान दोगे? डिस्निया पे ध्यान दोगे। क्योंकि अगर इसकी ब्रीथिंग पैटर्न, इसकी अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर सपोज़ दैट आपने सैचुरेशन देखा, आपने एसपीओ2 का लेवल देखा पेशेंट के अंदर, तो एसपीओ2 कितनी आ रही है कि सर 80 आ रही है या 85 आ रही है? 80 या 85 आ रही है। अब 80 या ए नॉर्मल जो होती है वो 100 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कि 100% होगी तो हमारे जो हमारा बॉडी है वो नॉर्मल काम करेगा। मैंने आपको ब्लड के केस में बताया था कि 100% होगी ऑक्सीजन तो क्या करेगी? हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है हर टिश्यू तक पहुँच सकती है। और जब 80 होगी या 85 होगी, तो और ऑक्सीजन कहाँ प्रेज़ेंट होती है? हमारे ब्लड के अंदर प्रेज़ेंट होती है। और जब भी इसका मतलब समझ लेना, ब्लड के अंदर 80 या 85% होगी, तो ब्लड जो हमारा हार्ट होगा वो ज़्यादा पंप करेगा, तो पंप के कारण आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जब भी टैकीकार्डिया होगा तो रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ेगी। अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा? रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। ऐसी लंबी-लंबी साँसें लेगा। लेगा या नहीं लेगा? उसकी वजह से चेस्ट पेन होगा। उसकी वजह से ही चेस्ट पेन होगा, लंबी-लंबी साँसें लेगा तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। अगर आपने इस कंडीशन को ठीक कर दिया, अगर आपने डिस्निया को ठीक कर दिया, आपने उसको सैचुरेशन क्या है 100% पहुँचा दी, तो सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएँगी? खत्म हो जाएँगी। भाई इसी की वजह से तो प्रॉब्लम्स हो रही, तो आपको क्वेश्चन को समझना है। मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। और एक चीज़ और गाँठ बाँध लो, आँख बंद करके क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपसे कोई रेस्पिरेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आपसे कोई रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको रेस्पिरेशन पे ही आंसर टिक कर देना है आँख बंद करके, क्योंकि 100% केसेज़ के अंदर 99.9% केसेज़ के अंदर उसका आंसर जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। आगे बात समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप बने रहिए सबसे सब। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने हमें भी मोटिवेशन दें और आप खुद मोटिवेट रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें इसी प्रकार और बढ़ते रहें।